हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट टेस्ट नंबर 6, जो कि कंबाइंड है किसका, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 का, उन दोनों का कंबाइंड है ये। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहले सवाल में कुछ डायग्राम दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मैमेलिया में नहीं आता है। हमारे काम की चीज है ये कि कौन है जो मैमेलिया में नहीं आता है। पहली चीज ये जो दिया गया है, ये दिया गया चमगादड़। चमगादड़, हाँ जी बिल्कुल, चमगादड़ मैमेलिया का ही मेंबर है। दूसरा ये दिया गया है वेल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वेल भी आपका मैमेलिया का ही मेंबर है। ये दिया है डक बिल प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस जिसे कहा जाता है, ये भी मैमेलिया का ही मेंबर है। ये जो दिया गया है, ये दिया गया है टर्टल। टर्टल जो है वो बेसिकली आता है किसमें, रेप्टाइल में, यानी कि ये मेंबर नहीं है। दूसरा ये दिया गया है डॉगफिश। डॉगफिश आता है मछलियों में, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के सी और ई ऐसे हैं जो वर्ग मैमेलिया के सदस्य नहीं है। तो कंप्लीट आंसर में हमारा जो आएगा वो आएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से किस जंतु में पेशीय ग्रसनी मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। तो आप जानते हैं ये जो करेक्टर है वो किसका है, वो है एस के हेलमंथीज का। और यहां पर जो एस के हेलमंथीज का मेंबर दिख रहा है वो कौन है, एस्केरिस है। हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट में चलते हैं। इन्होंने दिया गया है कि मेढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। हाँ जी, ये विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग दिए गए हैं। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सुसंगठित संरचनाएं हैं। ये है हमारे काम की चीज। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है। संवेदी पेपिल्ला दिए हैं, नशिका उपकला दिया है, स्वाद कलिकाएं दी है, नेत्र और टिम्पेनम युक्त अंतःकरण दिया है। और जहां पर ये सारी संरचनाएं दी है, एनसीईआरटी ने वहां पर ही लिखा है कि इन सभी संरचनाओं में से नेत्र और जो कर्ण है वो सुसंगठित संरचनाएं हैं। यानी कि 4 और 5 हमारे कैसे हैं, सुसंगठित संरचनाएं। बाकी सिर्फ न्यूरॉन्स के बने हुए हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वहां पर नहीं है जो है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 4 और 5 जो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स दिए गए हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है इनके बारे में। कि बी जो है, बी क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा क्या, मैंडिबल। बी भोजन को पीसने में सहायक है। हाँ जी बिल्कुल सहायक है। हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, ए है। डी जो है ऊपरी होठ है, जी नहीं, डी कहाँ है, नीचे है, ये निचला होठ कहलाता है, लेबियम है ये। ए भोजन को चखने में सहायक है। ए हमारा क्या है, ऊपरी होठ है, ये उसमें चखने में सहायक नहीं है, ये मैक्सिलरी पाल्प का काम है। सी भोजन को काटने में सहायक है, जी नहीं, भोजन को काटने में ये सहायक नहीं है, ये सहायक होते हैं। मतलब बाकी के स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि तिलचट्टे के संबंध में निम्न में से कौन सी विशिष्टताएं सही है। हमारे काम की चीज है ये, हमें ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहले में दिया गया है मेल्पी की नलिकाएं मध्य आंत्र और पेशड़ी गिजार्ड के संधि स्थल पर होती है, ये बात गलत है। ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होती है, गिजार्ड के जंक्शन पर नहीं होती है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। अधोग्रसनी गुच्छक मुख भागों द्वारा बनाई गई है, ये बात भी कैसी गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा है हाइपोफेरेंजियल, यहां पर फेरेंजियल शब्द नहीं आता है, यहां शब्द आता है ईसोफेजियल, है ना। यहां पर जो गैंग्लिया पाए जाते हैं सुप्राइसोफेजियल, सरकमईसोफेजियल और सब ईसोफेजियल करके आते हैं। मादा में 7वां 9वां तक अधरक मिलकर क्या बनाते हैं, जन्य कोष्ठ बनाते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि इनका 7वां जो खंड है वो नौकाकार होता है और 8वें और 9वें के साथ मिलकर जेनाइटल पाउच, जेनाइटल चैम्बर बनाता है। यानी कि ये बात कैसी है, सही है। और हमारा करेक्ट आंसर यही है कि दोनों लिंगों में 11वें खंड में गुदीय लूम पाए जाते हैं, तो उनमें होते ही टोटल 10 खंड हैं। मतलब ये बात भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यहां पर कुछ कोशिकाएं दी गई हैं और वहां पर दिया गया है कि वो किस में पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ऑस्टियोसाइट जो है वो अस्थियों में पाए जाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो उपास्थियों में पाए जाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। वसा कोशिकाएं वसा ऊतक में मिलेंगी, यानी कि ये हो गया हमारा 4।
और आरबीसी कहाँ मिलेंगी, रक्त में। ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो सीक्वेंस में क्या देखने को मिला, 3 2 4 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही कथनों को चिन्हित करें। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन कौन से सही है। कि टाइट जंक्शन कोशिकाओं को परस्पर जोड़ते हुए सतत संबंध रखता है, जी नहीं। वहां पे लिखा है कि टाइट जंक्शन जो है वो पदार्थों के लीकेज को रोकता है, ऐसा काम वहां पे दिया गया है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। स्तंभाकार कोशिकाएं आमाशय और आंत में अस्तर बनाती है, हाँ जी ये बात सही है, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, यानी कि बी वाला हमारा कैसा है, सही है। सीलेटेड उपकला खोखले अंगों की आंतरिक सतह में पाई जाती है, ये बात भी सही है, और वहां पर पदार्थों की गति करवाती हैं, यानी कि ये बात कैसी है, सही है। और संयुक्त उपकला की श्रावण में बहुत कम भूमिका है, क्यों, क्योंकि वहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमें ढूंढना क्या था इसमें से, सही कथन। सही कथन कौन कौन से मिले, बी सी डी, जो हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है अनुकूली विकर्ण एक काम का पॉइंट ये निकल के आया, दिखाने के लिए अपरा स्तनी एक काम का पॉइंट ये है ना। अपरा स्तनी के समूह सेट का चयन करें। हमें ढूंढना है इसमें से प्लेसेंटल मैमल्स। यहां पर कुछ सेट दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स कैसे हो, प्लेसेंटल मैमल हो। मतलब हमें इनमें से एलिमिनेट करना है कौन सा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। पहले में दिया गया है नंबेट, यहीं पे गलत हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। मोल है, उड़न गिलहरी है, साथ में तस्मीनियाई टाइगर कैट है, ये आपका कैसा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। लीमर है, चिट्टीखोर है, भेड़िया है, ये बात सही है, हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या दिया गया, तस्मीनियाई भेड़िया। जहां भी तस्मीनियाई शब्द आ जाएगा वहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं कारकीय रोध के रूप में कार्य करती है, जी नहीं, ये सेलुलर बैरियर या कोशिकीय रोध के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये बात कैसी है हमारी, गलत है। दूसरे में कहा गया है इंटरफेरॉन्स कोशिकीय रोधक के रूप में कार्य करता है, जी नहीं, ये साइटोकाइन बैरियर के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये बात भी हमारे लिए कैसी है, गलत है। कि आंखों के आंसू कारकीय रोध के रूप में कार्य करते हैं, हाँ जी, फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह कार्य करते हैं, ये बात कैसी है, सही है। तो पूछा गया है कि दिए गए कथनों के लिए कौन सा विकल्प जो है वो सही है, हमें ढूंढना था ये। तो जो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है सही, केवल सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रोग कारक तथा रोग का नाम बताइए जिससे निम्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमें कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्या क्या उन्होंने दिया है, लगातार उच्च ज्वर। आप जानते हैं ये शब्द एनसीईआरटी ने किसके लिए इस्तेमाल किया है, ये शब्द इस्तेमाल किया है टाइफाइड के लिए। उसके अलावा कमजोरी भी है, पेट दर्द भी है, कब्ज भी है, सिर दर्द भी है, और आप जानते हैं कि टाइफाइड में भूख भी नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड, जिसका जो एजेंट है वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी है। करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सही मिलान हमें ढूंढना है, ये सही करेक्ट मैचिंग ढूंढनी है कि सबसे खतरनाक एसटीडी सिफिलिस है, जिन्हें सबसे खतरनाक एसटीडीज में से एड्स और जो हेपेटाइटिस बी है वो आते हैं, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। हेपेटाइटिस बी पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस और हर्पीज, और तीनों के तीनों ही कैसे हैं, वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट में दिया गया जेनाइटल हर्पीज सुइयों के साझा उपयोग से जो है करने से संचारित होता है, जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। और एचआईवी अपरा को पार कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। तभी तो एक वहां पर लिखा किन किन में हो सकता है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे में ये जा सकता है, क्यों, क्योंकि एचआईवी जो वायरस है वो प्लेसेंटा को पार कर सकता है जो। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसे हम लोग RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं, कि में कई युक्तियां शामिल हैं, जैसे कि लिंग निर्धारण के लिए MTP। तो MTP RCH का हिस्सा नहीं है,
यानी कि कथन जो है वो हमारा कैसा है, गलत हो जाता है जो है। दूसरे में कहा गया है कि मादा भ्रूण हत्या के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एमटीपी पर प्रतिबंध आवश्यक है। हाँ, ये बात सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि यहां पर ए कैसा है, असत्य है, लेकिन आर कैसा है, सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कुछ तकनीक दी गई है और ये बताया गया कि वो कौन सी विधि है। ठीक है, शुक्र वाहिका को काटकर बांध देना, आप जानते हैं ये शल्य क्रिया का हिस्सा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। मैथुन के दौरान वीर्य सूचन को टालना, ये हो जाएगी प्राकृतिक विधि, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, फोर। गर्भाशयी ग्रीवा को ढकने वाला जो है मतलब ये बैरियर मेथड आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और साप्ताहिक गोली हमारी कैसा है, मुखी विधि वाली, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट। जो सीक्वेंस हमारा मिला वो मिला 3 4 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हार्मोन जो कि अंडाशय तथा अपरा, हमें कुछ ऐसा देखना है जो ओवरी से भी निकल रहा है और प्लेसेंटा से भी निकल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एससीजी जो है, एचपीएल जो है और एससीजी जो है, ये तीनों चीजें सिर्फ प्लेसेंटा से निकलती हैं, ओवरी से नहीं निकलती हैं। जबकि आप इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो ओवरी से भी निकलती हैं और प्लेसेंटा से भी निकलती हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। क्लास में आपको ये बताया भी गया था कि नॉर्मली अगर कोई पूछे कि ये कहां से निकलता है, एनसीईआरटी ने अंडाशय ही लिखा है, लेकिन अंडाशय के अंदर कहां से निकलता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। साथ में रिलैक्सिन जो है प्लेसेंटा के द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है। बाकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो है ही हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। कथन एक में कहा गया है कि प्रसव के दौरान बच्चे का जन्म ग्रीवा नाल व योनि के माध्यम से होता है, इसलिए ग्रीवा नाल व योनि को मिलकर हम क्या कह देते हैं, बर्थ कैनाल कह देते हैं। हाँ जी, ये बात सही है कि जो यूट्राइन सर्विक्स है और जो वेजाइना है, दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। शुक्र वाहिका व शुक्राशय की नलिका के मिलने से क्या बनती है, स्खलन वाहिनी इजैकुलेटेड बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। किससे होकर खुलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन 1 व 2 सत्य है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया निम्न में से कौन सा ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित नहीं है, हमारे काम की चीज है ये नहीं है, कि यह प्राय उपकला को आधार प्रदान करता है। तो आप जानते हैं कि उपकला की खासियत होती है कि उपकला ऊतक के नीचे सदैव संयोजी ऊतक पाया जाता है और उन दोनों के बीच में आधारीय झिल्ली होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को छोड़ दें तो। ठीक है, यह प्राय उपकला ऊतक को आधार प्रदान करता है, सही है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज व मास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है। हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है। तंतु व फाइब्रोब्लास्ट सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अगर सघन रूप से व्यवस्थित होते तो फिर इन्हें ढीला ही क्यों कहते, मतलब ये बात कैसी है, गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। करेक्ट आंसर क्या है, सी है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा का संचय कर सकती है, हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं। इनमें वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये वसा कोशिकाएं वसा का संचय कर सकती है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है क्षेत्र में स्थित पुरुष जनन तंत्र। तो आप जानते हैं कि पुरुष जनन तंत्र जो है वो पेल्विक रीजन में होता है, श्रोणी क्षेत्र में होता है ना। यानी कि हमें यहां पर वक्षीय श्रोणी, श्रोणी वक्षीय, यानी कि ए और डी तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेल पार्ट है वो कहाँ है, पेल्विक रीजन में है। यहां तक कि फीमेल में भी यही है, पेल्विक रीजन में ही है। दूसरे में कहा गया है श्रोणी के अलावा अंडाणु और बाह्य जननांग। ठीक है, देख लेते हैं। क्षेत्र में स्थित पुरुष जनन तंत्र में को छोड़कर, मतलब हमें एक्सेप्शन वाली बात देखनी है, तो पुरुष के केस में अंडाणु नहीं हो सकता। बाह्य जननांग तो पुरुष के क्षेत्र में होंगे ही होंगे, क्या नहीं हो सकता, अंडाणु। तो अंडाणु को छोड़कर सभी शामिल हो जाएंगे। तो जो हमें हटाना है उसमें वो क्या हटाना है, अंडाणु। और कौन से रीजन में है, श्रोणी रीजन में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, कथन दिए गए हैं, सत्य और असत्य पूछा गया है कि भ्रूणा अवस्था के दौरान अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 2 में प्राथमिक अंडकोशिका रुक जाती है। तो प्राथमिक अंडकोशिका जो है वो प्रोफेज 2 में नहीं है बल्कि प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाती है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। दूसरे में कहा गया है कि प्राथमिक अंडकोशिका अर्धसूत्री विभाजन 2 को पूरा करती है, तो वहां 2 को नहीं 1 को पूरा करती है। जो 2 होता है वो किसमें होता है, सेकेंडरी oocyte में, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि यहां पर कथन 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए भारत में एमनियोसेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंध लागू किया गया है। ये बात सही है, जो एमनियोसेंटेसिस है वो बैन है हमारे यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन को छोड़ करके। दूसरे में कहा गया है कि भ्रूण के जन्म दोषों का निर्धारण करने के लिए भ्रूणीय कोशिकाओं में घुले पदार्थों के लिए प्रयोगशाला में प्लेसेंटा के एक भाग का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे बर्थ वाले नहीं होते, यहाँ पे आनुवांशिक विकारों का पता किया जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप, ऐसी चीजों का हम वहां पर पता नहीं कर सकते। सिर्फ जो आनुवांशिक विकार है उन्हीं का पता वहां किया जा सकता है, यानी कि ये बात हमारे लिए कैसी है, गलत है। तो एक सही है और एक गलत है जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए वाले में, कि कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 जो है वो असत्य है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि स्तनपायी भ्रूण की कोरियन किससे बनती है। तो ये बनती है आपके मध्य जनन स्तर और ट्रोफोब्लास्ट। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने जब इम्प्लांट कराया है तो इम्प्लांट के बाद ही ऐसा बोला है कि ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिन्हें एनसीईआरटी ने शब्द इस्तेमाल करके दिया है कोरियोनिक विलाई, है ना। तो कोरियोनिक विलाई जो है उसमें ट्रोफोब्लास्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। तो ये शब्द एनसीईआरटी ने वहां पर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि मनुष्य में अंड जनन की प्रक्रिया में द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। कब, तो जब हम फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ते हैं, जब पुट्टिकाओं का निर्माण पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। इन फॉलिकल्स के अंदर जो अंडा रखा होता है वो प्राइमरी oocyte होता है, लेकिन जब वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है और अंडोत्सर्ग होने वाला होता है उससे पहले वो प्राइमरी oocyte से बदल जाता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में। मतलब यहां जो पूछा गया है कि द्वितीयक अंडक का निर्माण कब होता है, तो अंडोत्सर्ग के ठीक पहले होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक जोड़े में बंधता के निदान में यह पाया गया कि महिला बिल्कुल ठीक है, हमारी कंडीशन एक तो ये हो गई, परंतु नपुंसकता किसमें है, पुरुष से पीड़ित है। तो निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग की जा सकती है, और ऐसी कंडीशन में एनसीईआरटी ने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। हम जो है किसी से शुक्राणु को लेकर के महिला में डायरेक्ट जाके एंट्री करवा सकते हैं, क्योंकि महिला में तो कोई कमी है नहीं। तो जब हमने जानबूझ के शुक्राणुओं का प्रवेश किसमें कराया, महिला में, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मतलब होता है ART। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में वहां पर वैसेक्टोमी का जिक्र नहीं है। क्यों, क्योंकि वैसेक्टोमी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है ना। वहां पे अपन पढ़ते ना कि कौन जो है वहां पर प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। तो अगर हम जो है वास डिफरेंस को काट देंगे तो वास डिफरेंस के कटने से शुक्राणु बाहर आ ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। वैसेक्टोमी ART का हिस्सा नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का हिस्सा है। जो नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रोजेस्टासाइट एक ये हो गया, और मल्टीलोड 375 आईओडी रहती है किसका। तो प्रोजेस्टासाइट में क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है,
और आप मल्टीलोड 375 को जानते हैं, ये कॉपर लीजिंग है। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। तो एक जगह हार्मोन हो जाएगा और एक जगह हो जाएगा कॉपर, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि नीचे प्रदर्शित चित्र के संदर्भ में, है ना, सही कथन का चुनाव कीजिए कि 5 वंश के अनेक कवक इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये डायग्राम जहां दिया गया है एनसीईआरटी ने, वहां कवक द्वारा होने वाले रीजन है, वहां 5 नहीं 3 दिए गए हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपिडर्मोफाइटोन। यानी कि ये बात हमारे लिए कैसी है, गलत है। यह मनुष्य में सबसे आम संक्रामक रोगों में से नहीं है, ये बात भी गलत है। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, जो कि नमी और हल्की सी गर्माहट या ऊष्मा मिलने पर बहुत आसानी से हो जाते हैं। जो तो ये आम रोगों में से एक है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। शरीर के कुछ भागों जैसे कि त्वचा, नाखून और श्रुवल्क, स्कैल्प पर शुष्क सल्की विक्षिप्तियां इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। हाँ जी, ये बात सही है और हमारा करेक्ट आंसर भी यही है, सी। यह जीवाणुवीय रोग का एक प्रकार है। जी नहीं, यहाँ पे पहले ही कहा गया है, जीवाणुवीय नहीं, कौन सा, कवकीय रोग का प्रकार है, यानी कि ये बात भी हमारे लिए कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से किस रोग में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जहां पर ये आ गया तो आप जानते हैं इसकी वजह से जो होने वाला रोग है वो है निमोनिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। फेफड़ों की कूपिकाओं को संक्रमित करता है, तो वो कौन है, डी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एक तरफ दिया गया है टाइफाइड, पश्च विषाणु और एक तरफ दिए गए उनके परीक्षण। जो है देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं कि टाइफाइड जिससे होता है वो कौन है, तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, 4। और साल्मोनेला टाइफी के लिए जो टेस्ट लगाते हैं वो लगाते हैं विडाल, यानी कि ये हो गया सी। ठीक है। मलेरिया जिससे होता है वो है प्लाज्मोडियम, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और इसके लिए जो हम लगा सकते हैं वो है त्वरित निदान परीक्षण, यानी कि ये हो गया हमारा बी। निमोनिया जिससे होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। और इसमें हम क्या करा सकते हैं, इसमें हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं ताकि वहां पर म्यूकस, फ्लूइड एक्युमुलेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पर दिख जाए, यानी कि ये हो गया हमारा डी। एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस से होता है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। और इसके लिए जो टेस्ट लगता है वो लगता है एलिजा, यानी कि ये हो गया हमारा कौन सा, ए। अब यही चीज हमें देखनी है कि ए में 4 और सी कहां दिख रहा है, 4C, 1C, 1B, 4B, यानी कि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहे हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। आप इनको मैच करा लेना, यही लिखा हुआ है B3B, C2D और D1A। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या मिल रहा है, इसमें ए मिल रहा है। नेक्स्ट में दिया गया है कि पूरी तरह से उपचार योग्य ना होने वाले, हमें ये ढूंढना है, ना होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। तो जैसा कि आपको बताया एनसीईआरटी ने HIV, हेपेटाइटिस और हर्पीज का जिक्र वहां पे किया है, जो हमें देखने को मिल रहे हैं किस में, जो हमें देखने को मिल रहे हैं डी में। ये रहा हर्पीज, ये रहा हेपेटाइटिस और ये रहा HIV। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट में कहा गया है, सूची दी गई है और हमें मिलाना है इसमें से जो कि कौन क्या है। इनमें से देखें कि विभ्रामक की तरह कार्य कौन कर सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, धतूरा। शरीर के कार्यों को धीमा कौन कर सकता है, ये हो गया हमारा मॉर्फिन। यहां पर प्रेरक स्टिमुलेंट की तरह कार्य कौन करता है, ये हो गया हमारा थर्ड, कोकेन। और जो बच गया वो आ जाएगा हमारा यहां पर। तो सीक्वेंस हमें देखने को क्या मिल रहा है, 1 4 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि कैनाबिनॉइड्स शरीर के हृदय संवेदी तंत्र पर अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ये बात सही है कि कैनाबिनॉइड विविध रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो मुख्य रूप से कहां, मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड ग्राही या रिसेप्टर को सक्रिय करता है। ये बात भी सही है, लेकिन ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ये नहीं बताता कि हृदय संवेदी पर क्या इंपैक्ट है और कैसे पड़ रहा है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि यदि कथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पर उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि क्यों वहां पर और कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट में दिया गया है, कथन दिए गए हैं कि एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ समय तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। क्यों देते हैं? क्योंकि मां के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती है जो बच्चे को प्रतिरक्षा में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है, जो एक जटिल तंत्र का अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है, जिनमें कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन का रोल है। बिल्कुल रोल है, यानी कि हमारी दोनों कथन कैसे हैं, सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, माता के दुग्ध में अभी अभी जैसा जिक्र हुआ था कि माता के दुग्ध में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज, और वो कौन सी है, IgA, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट, भ्रूणीय परिवर्तन की परिघटनाओं के संदर्भ में सही मिलान हमारे काम की चीज है। ये हमें इसमें ढूंढना है एक सही चीज कि 3 महीने के पश्चात भ्रूण का हृदय बन जाता है। जी नहीं, 3 नहीं, वो पहला महीना ही है, फर्स्ट मंथ पे ही हो जाता है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। दूसरे में कहा गया कि परिवर्तनशील गर्भ का पहला संकेत क्या है, हाथ पैर व उंगलियों का बनना। जी नहीं, एनसीईआरटी ने कहा है हृदय की धड़कन का सुनाई देने लग जाना। ठीक है, यानी कि ये बात भी हमारे लिए कैसी है, गलत है। गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के 5वें महीने में होती है। हाँ, ये बात सही है कि पहली गतिशीलता हमें कब देखने को मिलती है, 5वें महीने में देखने को मिलती है। पहली तिमाही के अंत में शरीर महीन रोम से ढक जाता है, नेत्र पलकें पृथक हो जाती है, नेत्र बरौनियां बन जाती है। तो वो पहली तिमाही का नहीं है, वो दूसरी तिमाही का लिखा है एनसीईआरटी ने, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक आदर्श गर्भनिरोधक के लिए कितने कथन सत्य हैं। हमारे काम की चीज ये है, हमें ढूंढना है सही स्टेटमेंट कि यह उपयोगकर्ता के मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए, यह प्रभावी तथा कम साइड इफेक्ट वाला होना चाहिए, तथा साथ में उत्क्रमणी, ये बहुत सही शब्द लिखा है कि कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, ऐसा ना हो कि परमानेंट हो जाए। तो परमानेंट नहीं, उसका इफेक्ट रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। यह उपयोगकर्ता की लैंगिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है। मतलब यहां लिखे हुए जितने भी पॉइंट है वो सब के सब कैसे हैं, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जन्म नियंत्रण की किस विधि की न्यूनतम सफलता की दर है। तो सबसे कम न्यूनतम सफलता की दर जो है वो प्राकृतिक विधियों में मानी जाती है, क्योंकि उनके फेल होने के चांसेस कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। कॉन्डोम, जी नहीं, ये नहीं है। आईयूडी नहीं है। अंतरित मैथुन, हाँ जी, ये हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां, बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। आवधिक संयम, हाँ जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कैसी है, प्राकृतिक है। डायफ्राम व वॉल्ट नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी और ई, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी संरचना केवल नर कॉकरोच में, और वो भी किस में, उत्सर्जन में सहायक है। तो आंसर आता है यूरिकोज ग्रंथि, सी है ना। वहां पे दिया गया है, जो वहां पे मशरूम ग्लैंड दी गई है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी जो लंबी नलियां हैं उनके सिरे क्या कहलाते हैं, यूरिकोज ग्रंथि, जो एक्सक्रीशन में क्या करती हैं, सहायता करती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट, स्नायु और कंडरा, लिगामेंट, और ये है हमारा कौन, टेंडन। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक होता है। तो यहां पर होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में, सघन संयोजी ऊतक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है साइक्लोस्टोमेट्स के लिए क्या सही नहीं है। हमें ढूंढना है सही नहीं है। हमारे काम की चीज ये है, मिस मत कर जाना, ये छोटे छोटे शब्द ही आप लोग मिस कर जाते हैं बीच बीच में, है ना। तो क्या सही नहीं है, एनाड्रोमस प्रवास दर्शाते हैं। एनाड्रोमस प्रवास का मतलब है कि समुद्री जल से कहां आना, फ्रेश वाटर में आना। तो हाँ जी, ये समुद्री जल से कहां आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। कहां से, समुद्र से आते हैं स्वच्छ जल में।
तब उसे कहा जाता है क्या? एनाड्रोमस। इसको याद रखिएगा। यानी कि ये बात कैसी है? सही है। 6 से 15 जोड़ी क्लोम होते हैं, हाँ जी ये बात सही है, एनसीईआरटी लिखा है। प्लेकॉइड प्रकार के सल्क होते हैं, ये बात गलत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेशली वहां कहा है कि इनकी त्वचा सल्क रहित होती है। सल्क रहित है तो टाइप का तो जिक्र होता ही नहीं है वहां पे। यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। जो गलत है वही हमारे लिए क्या है? सही है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। दूसरा, साइक्लोस्टोमेट्स जो है वृत्ताकार व चूसक प्रकार का मुख पाया जाता है, हाँ जी ये भी सही है। तो हमें जो ढूंढना था क्या? गलत वाला। तो गलत वाला कौन है इसमें? सी है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सी। नेक्स्ट में चलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग नामक सिद्धांत में अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो उसके लिए संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। हमारे काम की चीज है ये। हमें ढूंढना है इसमें से राइट स्टेटमेंट कि ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन है, ये बात सही है, जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पुराना है। 20 मिलियन नहीं है, वहां पे 20 बिलियन है। और रिसेंट वाली एनसीईआरटी में देखें तो वहां पर 13.8 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर 20 लिखा है, लेकिन वो भी कैसा है? मिलियन। मतलब ये तो टोटली कैसा है? रॉन्ग है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है? गलत। कि ब्रह्मांड में सौर तंत्रों के विशाल समूह समेहित हैं, जी नहीं, एनसीईआरटी ने वहां सौर तंत्र नहीं कहा है, वहां कहा है गैलेक्सी। गैलेक्सियों से मिलकर बनता है हमारा क्या? ब्रह्मांड। वहां सौर तंत्रों का जिक्र नहीं है। हाँ, गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है? वो सौर तंत्रों से मिलकर बनती है। यानी कि ये बात भी हमारी कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। और पृथ्वी के आकार को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड केवल बिंदु मात्र है, ये उल्टा लिख दिया है कि ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी एक कणिका मात्र है, यहां पे लिखा है उल्टा। यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया? कथन और कारण दिए गए हैं कि नर वानर में चिंपांजी की अगर हम बात करें तो वर्तमान मानव का सबसे करीबी संबंधी यही है, हाँ ये बात सही है। अगर ह्यूमन का सबसे क्लोज जो है वो है चिंपांजी। वहां पे अपन एक सीक्वेंस पढ़ा था, सीजीओजी, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटन और गिब्बन। तो हमारे सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो कौन है? चिंपांजी है। यानी कि ये बात कैसी है? सही है। दूसरा, कि शिशु चिंपांजी की खोपड़ी वयस्क चिंपांजी की खोपड़ी की तुलना में मानव वयस्क की खोपड़ी अच्छी तरीके से अधिक विकसित होती है। तो यहां खोपड़ी की वजह से नहीं है कि खोपड़ी की वजह से हम बोल रहे हैं कि वही वो मानव के ज्यादा क्लोज है, ऐसा नहीं है। एक तो क्रोमोजोम वाला, हमारे क्रोमोजोमल जो पैटर्न है वो काफी हद तक चिंपांजी से मिलते जुलते हैं। यानी कि कथन तो दोनों सही है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है डार्विन की चिड़िया जो है उनकी चोंच मूल रूप से क्या थी? सीधा सीधा सवाल है, क्या थी? बीज बख्शी थी। करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट में चलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति से पहले वातावरण में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के उद्विकास के लिए उपस्थित पदार्थों का सही समूह क्या है? तो वहां पर O3 जी नहीं, ओजोन वहां पर नहीं थी, ओजोन बहुत बाद में आई है। CH3 वहां पर नहीं थी, CH3 का वहां कोई जिक्र नहीं है। और CO2 का SH वहां और CH3 का डायरेक्ट जिक्र नहीं है। वहां पे एक्सपेरिमेंटली भी जब हमने प्रूव किया था तो वहां पर जल लिया था, अमोनिया लिया था, CH4, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए याद रखिएगा, क्लास में आपको बताया था कि ऑक्सीजन थी लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं थी, ऐसे अटैच्ड अवस्था में थी। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हाँ पूछा जाए ऑक्सीजन थी तो हाँ ऑक्सीजन तो थी, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं थी। बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में देखें तो सी वाला ऑप्शन हमारा कैसा है? सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है निम्न में से कौन ऑस्ट्रोचिक्टीज वर्ग से संबंधित है? यानी कि हमारी बात चल रही है किसकी? अस्थिल मछलियों की, कि कौन है जो अस्थिल मछलियों से संबंधित है? स्टारफिश। स्टारफिश आप जानते हैं ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, यानी कि ये नहीं हो सकता। एंजल फिश की बात करें, हाँ जी एंजल फिश इसमें है हमारे में। उड़न, एक्जोसिटस। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ जी ये भी है। आरा मछली नहीं है, आरा मछली उपास्थल मछली है। कुत्ता मछली, डॉग फिश, ये भी कैसी है? उपास्थल। मतलब जो हमें मिल रहा है वो कौन है? बी और सी। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर दिया गया है कि दिए गए चित्रण को देखें
और उपरोक्त चित्रण से क्या अनुमान लगाया जा सकता है ये बताएं। देखिए यहां पे मैं दिखाई दे रहा है ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेड कलर्ड बीटल्स है, फ्यू बीटल्स म्यूटेट डेवलप हो गए, इनहेरिटेबल कलर वेरिएशन आ गया, और जब वो आगे बढ़े तो वहां पर उन बीटल बीटल मतलब छोटे कीट होते हैं, उन पर हाथी का पैर पड़ गया है। ये लिखा ना एलिफेंट फुट, कि हाथी का पैर पड़ गया तो वहां पर बहुत सारी आबादी क्या हो गई, खत्म हो गई। ये कुछ ऐसा नहीं था कि बाई चांस ऐसा हुआ कि बहुत सारे जीन जो है वो विलुप्त हो गए। जब ये घटना बाई चांस वाली होती है तो आपको पता है कि इसके लिए हम जो नाम देते हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट दो रूपों में पाई जाती है, एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर जा नहीं रहे हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली हाथी का पैर पड़ा है और बहुत सारी आबादी क्या हो गई, खत्म। ये है बोटल नेक इफेक्ट वाला इंपैक्ट जो है ना, जो हमें कहां पे दिखाई दे रहा है, इट्स स्पेशिएशन थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वाला शब्द हमें याद रखना है कि यह आनुवांशिक विचलन के माध्यम से जाति उद्भवन को दर्शाता है। ये है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें डी है। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कि ये लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व पूर्वी एवं मध्य एशिया में रहते थे और अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे। ये है हमारे कौन, निएंडरथल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है ना। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले पेपर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।